अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे एंड आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो मैं अनुसार आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी लाइफ के इस यूट्यूब चैनल पे। और आज ये सीट मेटल का क्लास नंबर 2 है। तो सीट मेटल के क्लास नंबर 2 में आप सभी का स्वागत है। हमने हीट इंजन की क्लासेस पूरी कंप्लीट कर ली है, उसका प्लेलिस्ट अलग बनाया जा चुका है और सीट मेटल का प्लेलिस्ट आपको अलग से देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है कि आप सभी बच्चे सभी क्लासेस को बेहतरीन तरीके से देख रहे होंगे, सीख रहे होंगे। और इसके पहले हमने सीट मेटल का क्लास 1 में आपको बताया था कि हमारा क्या सिलेबस है, हमें क्या-क्या पढ़ना होगा। उसका पीडीएफ हमने ऑलरेडी टेलीग्राम के ग्रुप पे डाल दिया है, तो वहाँ पे जॉइन होकर के आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। फिलहाल आज का ये क्लास है और आज के अंदर हम सीखने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सीट मेटल। मतलब सीट मेटल का इंट्रोडक्शन सीखेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या होगा, कैसे होगा, चीज़ें कैसे चलेंगे, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे करने वाले हैं। ये आपकी अगर आपने मैकेनिकल ट्रेड चूज़ किया है, चाहे हीट इंजन, मोटर मैकेनिक व्हीकल या फिर डीजल मैकेनिक हो, तो आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में ये पूरी क्लासेस कंडक्ट कराई जा रही है। आप में से कोई भी बच्चा अगर पीडीएफ को परचेज़ करना चाहता है, ई-बुक को परचेज़ करना चाहता है, ई-बुक किसका है? तो आईसी इंजन का है। आपके 20 मार्क्स सिक्योर हो जाएँगे अगर आपने उस पीडीएफ को परचेज़ कर लिया और साथ में अपने क्लासेस को देख लिया। क्योंकि वो पीडीएफ को समझने के लिए थोड़ी-सी क्लास आपको देखनी पड़ेंगी। यानी कि जो प्लेलिस्ट में क्लासेस हैं 15 की 15 क्लासेस वो देखनी पड़ेंगी, तब जाकर के चीज़ें आपको पीडीएफ से थोड़ी क्लियर हो पाएँगी। अगर आप पीडीएफ को परचेज़ करना चाहते हैं, तो ओनली 49 रुपीज़ में ये पीडीएफ आप परचेज़ कर सकते हैं। परचेज़ करने के क्या तरीके होंगे? तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे। एक तो क्यूआर कोड दिया गया है, तो आप चाहें तो इसको डायरेक्ट स्कैन करके पेमेंट कर दीजिए या फिर फ़ोनपे, गूगल पे कोई भी है तो आप इस नंबर पे पेमेंट करने के बाद इसी नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर देंगे। व्हाट्सएप में क्या करना है? अपना नाम, ठीक है? अपना नाम और पेमेंट स्लिप, जो आपने पेमेंट करी है वो उसका स्लिप और आपका नाम, ये 2 चीज़ें लिख करके आप हमें इसी नंबर पे सेम नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे, कॉल नहीं करेंगे, सिर्फ व्हाट्सएप करना है, ठीक है? उसके बाद आपको ये बुक मिल जाएगी। बुक ये रहा आपका आईसी इंजन का, लगभग 50 पेज के आसपास में ये बुक है। अब बेहतरीन बुक है, आप एक बार इसको खरीद करके, पढ़ करके और पीवाईक्यू लगा करके देखिए। और उसके बाद जिन भी बच्चों ने अब तक इस ई-बुक को परचेज़ किया है, वो सभी बच्चे नीचे कमेंट बॉक्स में फीडबैक बताएँगे कि आपको ये ई-बुक कैसा लग रहा है, ठीक है? एक बार इसको पढ़ने के बाद पीवाईक्यू ज़रूर लगाएँ और पीवाईक्यू लगाने के बाद आप हमें कमेंट करें, फीडबैक दें कि सर आपकी पीडीएफ जो है कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नहीं है, कैसी है? वो आप हमें ज़रूर से ज़रूर बताएँ। क्लास को स्टार्ट करेंगे। हम इस क्लास के अंदर सीखने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं? कि शीट मेटल का इंट्रोडक्शन। ठीक है? तो शीट मेटल के इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करेंगे, ठीक है? तो हमें क्या सीखना है भैया? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि शीट मेटल क्या होता है? नाम से ही लग रहा है, यहाँ पे देखो ज़रा, शीट मेटल, क्या नाम है इसका? शीट मेटल। तो शीट मेटल का मतलब हो गया, देखो शीट का मतलब क्या होता है? एनीथिंग जो कि आपको, है ना, रेक्टेंगुलर शेप में दिखता है उसको आप शीट कहते हो। तो शीट मेटल रेफर टू अ मेटल, पहली बात तो ये एक मेटल है जिसको हम थीन, फ्लैट या फिर शीट, और ये अलग-अलग थिकनेस के हमें देखने को मिलेंगे एंड द थिकनेस इज टिपिकली मेजर्ड इन गॉज। जो इनके थिकनेस होते हैं उसको हम किस में मेजर करते हैं? गॉज में मेजर करते हैं। और गॉज जनरली क्या होता है? मिलीमीटर, यानी कि इनकी थिकनेस बहुत ही ज़्यादा कम होती है। मिलीमीटर में इनकी थिकनेस होती है, मिलीमीटर में इनकी क्या होती है? थिकनेस होती है, ठीक है? और ये जो शीट मेटल्स होंगे, कॉमन शीट मेटल इंक्लूडिंग स्टील, एल्युमिनियम, कॉपर, ब्रास और टाइटेनियम। तो बेसिकली इसके अंदर हम जो शीट मेटल पढ़ेंगे उसमें हमें कौन-कौन सी शीट मेटल के बारे में पढ़ना होगा। एक तो स्टील का शीट मेटल होता है, एल्युमिनियम का होता है, कॉपर का होता है, ब्रास का होता है, टाइटेनियम का होता है। तो इनके बारे में हमें पढ़ना होगा। इनको हम कट कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं अपने हिसाब से, और अपने हिसाब से एक अलग से शेप को गेन कर सकते हैं बाय द प्रोसेस कॉल्ड फैब्रिकेशन। और ये आपके पीवाईक्यू में पूछा गया क्वेश्चन है अबाउट द फैब्रिकेशन। शीट मेटल की क्या-क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? सबसे पहली प्रॉपर्टीज है मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी का मतलब क्या होता है? देखो, मैलिएबिलिटी का मतलब है कि किसी भी मटेरियल को अगर आपने हथौड़े से पीटना शुरू कर दिया, तो क्या हम उस हथौड़े से पीट करके उसको एक शीट में फॉर्मेशन कर सकते हैं या नहीं? जैसे एग्जांपल के लिए आपके पास सपोज़ एक लकड़ी है और आपके पास एक आयरन का रॉड है। आपने दोनों को पीटना शुरू कर दिया, कुछ समय के बाद जो आयरन का रॉड है वो आपको एकदम प्लेट जैसा नज़र आएगा, लेकिन कुछ समय के बाद जो लकड़ी होगा वो टूट करके बिखर जाएगा। दैट मीन्स कि लकड़ी आपका मैलिएबल नहीं था, जबकि आपका आयरन क्या था? मैलिएबल था। तो जितने भी शीट मेटल्स होंगे उनके पास कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए कि सर वो मैलिएबल होना चाहिए। अगर वो मैलिएबल नहीं है, दैट मीन्स कि वो शीट मेटल में यूज़ नहीं आ सकता है। दूसरा, डक्टिलिटी होना चाहिए। डक्टिलिटी क्या होता है?
तो उसको पीट पीट करके हम वायर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अगेन वही एग्जांपल सेम टू सेम, अगर आप एक आयरन के रॉड को पीटोगे, एल्युमिनियम के रॉड को पीटोगे तो पीट करके धीरे धीरे वायर बन जाएगा। लेकिन अगर आप लकड़ी को पीटोगे तो पीटने के बाद टूट करके बिखर जाएगा। दैट मीन्स कि लकड़ी इज नॉट डक्टाइल वेयर एज द एल्युमिनियम और द आयरन इज अ डक्टाइल। तो आपका जो शीट मेटल है वो कैसा होना चाहिए, डक्टाइल होना चाहिए। और ये कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रॉपर्टीज क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब किसी भी चीज को हम कितनी आसानी से खींच पा रहे हैं या नहीं खींच पा रहे हैं। अगर मान लेते जैसे आपके पास एक रबड़ है, ठीक है, और एक हमारे पास ये पेन है, हम दोनों को खींचना शुरू करते हैं, तो आपको क्या लगता है जल्दी कौन खींच जाएगा, तो हमारा रबर खींच जाएगा। दैट मीन्स कि रबर का टेंसाइल स्ट्रेंथ वीक था, वेयर एज ये जो आप पेन देख रहे हो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा है। तो आपका जो सीट मेटल होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वो ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कोरोजन रेजिस्टेंस, भाई किसी भी मटेरियल में कितना जल्दी कोरोजन लगता है, कोरोजन का मतलब जंग से है कि भाई जंग कितना जल्दी कितना नहीं लगता है। तो आपके जो भी सीट मेटल होंगे वो क्या होना चाहिए, कोरोजन रेजिस्टेंट होना चाहिए, मतलब उसमें जंग नहीं लगना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वेल्ड एबिलिटी, मतलब वो कितनी आसानी से वेल्डिंग हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। जैसे अगर आप एक लकड़ी को वेल्ड करने जाओगे तो क्या लकड़ी वेल्ड हो पाएगा, नहीं होगा। यहीं वहीं पे अगर आपका स्टील हो गया, आपका आयरन हो गया, तो इनको आप चाहो तो इनको जितना मर्जी हो क्या कर सकते हो, इनको आप वेल्ड कर सकते हो। तो आपका जो भी होना चाहिए वो इजिली वेल्डेबल होना चाहिए, मतलब आसानी से वेल्ड हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंडक्टिविटी, तो भैया ये इलेक्ट्रिकली और थर्मली दोनों तरीके से कंडक्टिविटी होना चाहिए, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी का और टेम्परेचर का दोनों का कंडक्टर होना चाहिए आपका सीट मेटल। तभी आप इस पे बहुत सारी जो फैब्रिकेशन की प्रोसेस होती है वो आप कर पाओगे, है ना, तभी आप उस फैब्रिकेशन को कर पाओगे। क्लियर है। अब आपके सीट मेटल जो होते हैं वो कितने तरीके के हो सकते हैं, तो सीट मेटल बेसिकली आपके दो तरीके के हो सकते हैं। कौन कौन से होंगे जरा ध्यान से देखेंगे बच्चे, कौन कौन से होंगे। सबसे पहला फेरस सीट मेटल। देखो फेरस का मतलब क्या होता है, फेरस का मतलब होता है आयरन, फेरस का मतलब क्या होता है, आयरन। तो ऐसे सीट मेटल जिनके अंदर आयरन के कुछ कंटेंट्स होंगे उनको हम कहेंगे फेरस सीट मेटल। जैसे एग्जाम्पल के लिए सबसे पहला है माइल्ड स्टील, इसको लो कार्बन स्टील भी हम कहते हैं। अब जो इसका जो प्रॉपर्टीज है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो चीज़ है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ये जो लो कार्बन स्टील है ये स्ट्रांग होता है, डक्टाइल होता है, लो कॉस्ट काफ़ी सस्ता होता है, इजी टू वेल्ड होता है, जो हमें चाहिए था सीट मेटल के लिए वो सब इसके अंदर गुण है। यूज इन ऑटोमोबाइल कंस्ट्रक्शन या फिर मशीनरीज, तो इसका इस्तेमाल हम ऑटोमोबाइल सेक्टर में मशीनरीज बनाने के लिए हर जगह पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अगला जो सीट मेटल है दैट इज स्टेनलेस स्टील। सभी को पता है स्टेनलेस स्टील, क्यों, क्योंकि सर ये कोरोजन रेजिस्टेंट होता है, मतलब इसमें कोरोजन नहीं लगता है, स्ट्रांग होता है, ड्यूरेबल होता है, ज़्यादा समय तक चलता है। और इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, किचन अप्लायंसेस में। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि स्टेनलेस स्टील का यहाँ से हम किस में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना है। जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाए जाते हैं, चाहे आपका सर्जरी के लिए बनाया गया हो या किसी भी तरीके से सिरिंज ही क्यों ना हो, तो उसके जो नुकीले वाली पार्ट होती है दैट विल बिलोंग्स टू स्टेनलेस स्टील। एरोस्पेस में यानी कि जितने भी एरोस्पेस होते हैं उन सभी में इसका इस्तेमाल होता है। अगला जो सीट मेटल है दैट इज गैल्वेनाइज्ड स्टील। ये क्या है, तो ये स्टील होता है जिसको हम जिंक से कोटिंग कर देते हैं। देखो एक तो स्टेनलेस स्टील है जिसमें क्रोमियम की कोटिंग होती है, और ये आपका गैल्वेनाइज्ड स्टील है जिसके अंदर जिंक की कोटिंग होती है। और ये क्या करता है, रस्ट रेजिस्टेंट बना देता है, काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल हो जाता है। और इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, रूफिंग द शिप्स, है ना, मतलब रूफ टॉप बनाने के लिए, ऑटोमोटिव बॉडीज, पाइप्स वगैरह बनाने के लिए हम इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में, वहाँ पे ज्वाइन हो जाना। और नहीं तो बहुत ही जल्द जैसे हमने आईसी इंजन का ई बुक लॉन्च किया है वैसे ही सीट मेटल का भी हम ई बुक लेकर के आएंगे। दूसरा जो सीट मेटल होगा वो क्या होगा, नॉन फेरस। देखो यहाँ पे क्या था फेरस, यहाँ पे नॉन फेरस, मतलब यहाँ पे आयरन का कंटेंट था लेकिन इसमें आयरन का कंटेंट नहीं होगा, डू नॉट कंटेन आयरन, यानी कि इसमें आयरन का कोई भी मात्रा नहीं होगा। जैसे एल्यूमिनियम, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि ये कौन सा फेरस है कौन सा नहीं फेरस है, तो ध्यान रखना एल्यूमिनियम, कॉपर, ब्रास, टाइटेनियम, ये जो चार देख रहे हो ना आप, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, है ना। आपके जो पार्ट ए है उसमें भी ये क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, तो वो भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो नॉन फेरस क्या होगा, जैसे लाइट वेट का होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोरोजन रेजिस्टेंट होता है, इसमें जंग नहीं लगते हैं, एक्सेलेंट कंडक्टिविटी होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा गुड कंडक्टर होता है, और इसका इस्तेमाल हम एयरक्राफ्ट में,
पैकेजिंग में और इलेक्ट्रॉनिक और मरीन एप्लीकेशंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो दिस ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉपर क्या है? कॉपर एक्सेलेंट कंडक्टिविटी है, बहुत अच्छा कंडक्टर है। इनफैक्ट अगर हम कंडक्टर की बात करें ना, तो ध्यान रखना ये एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। जो कंडक्टर की अगर हम बात करें तो सबसे बढ़िया कंडक्टर कौन सा होता है? सिल्वर होता है। उसके बाद कौन सा होता है? कॉपर होता है। देन उसके बाद कौन सा होता है? गोल्ड होता है। कई बार ये आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। PYQ अगर आपने लगाए हैं तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको देखने को जरूर मिला होगा। ठीक, उसके बाद ब्रास क्या है? तो कॉपर और जिंक का ये मिक्सर है, आपको पता है। ये कोरोजन रेजिस्टेंट होता है, मेलिएबल होता है, बहुत अच्छी बात है। एस्थेटिक अपीयरेंस है ना, मतलब एस्थेटिक, थोड़ा सा इसको सजावट के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं। और इसका इस्तेमाल हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए, प्लगिंग फिटिंग्स के लिए करते हैं। प्लम्बिंग फिटिंग्स जो आपके घर में इस्तेमाल होते हैं वो चीज़ें। टाइटेनियम सीट मेटल का इस्तेमाल का क्या क्या इसमें खास बात होगी? तो हाई स्ट्रेंथ होगा, हाई स्ट्रेंथ टू द वेट रेशियो, मतलब इनकी वेट बहुत ही कम होगी लेकिन इसका जो स्ट्रेंथ होगा काफ़ी ज़्यादा होगा। मतलब लाइट वेट होगी, स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा होगा। कोरोजन रेजिस्टेंट तो होगा ही होगा। और इसका इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे? एरोस्पेस में करेंगे और अपने मेडिकल एप्लियंसेस में करेंगे। हाई परफॉर्मेंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर इसका इस्तेमाल हम करेंगे। सीट मेटल की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है? मतलब हम सीट मेटल को अगर बनाना चाहते हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें बनाना चाहते हैं सीट मेटल का इस्तेमाल करके, तो हम क्या क्या करेंगे? दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ से बच्चे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इसको अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। ठीक है, दिस पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फॉर सीट मेटल प्रोडक्शन। अगर हम सीट मेटल को प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो हमें क्या क्या करना होगा या क्या क्या प्रोसेस होती हैं, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। सबसे पहला होता है रोलिंग। रोलिंग का मतलब क्या है? रोलिंग से हम क्या करते हैं, तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो रोलिंग से हम थिकनेस को रिड्यूस करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा कोई सीट मेटल है और इसकी थिकनेस सपोज दैट अभी हमारा 2 mm है, और अगर हमें इस सीट मेटल का थिकनेस को कम करना है तो हम क्या करेंगे? सिंपल, हमारे पास एक रोलर होता है, मशीन। रोलर मशीन के अंदर इसको डाल देंगे और इसको हम प्रेस करेंगे। जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ से ये बाहर जब निकलेगा तो इसका थिकनेस कम हो चुका होगा। ठीक है ना? अब कितना होगा यहाँ से? अब ये हो जाएगा 1 mm का। तो अगर हम किसी सीट मेटल का थिकनेस को कम करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? रोलिंग करना होगा। ठीक है, और इसमें हम किस मशीन का इस्तेमाल करेंगे? रोलर मशीन का इस्तेमाल करेंगे। अगला स्टैंपिंग। स्टैंपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये PYQ क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। क्या होता है स्टैंपिंग? देखना जरा। यूजेज डाइज टू कट द शेप ऑफ मेटल। जैसे मान लेते हैं कि हमारा इतना बड़ा कोई सीट है और इसमें से कुछ हमें स्पेसिफिक चीज़ चाहिए होगा, तो हम क्या करेंगे? इसको स्टैंपिंग करेंगे। मतलब एक बड़ी सी मशीन होती है और उसके अंदर ले जाएंगे, इसमें डाई लगी होती हैं, डाइज लगे होते हैं, ठीक है, और इसको ले जा करके हम इसको प्रेस करेंगे। जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये जो सीट मेटल है ये कट जाएगा। ठीक है, तो अगर हम किसी सीट मेटल को काटना चाहते हैं तो हमें कौन सी प्रोसेस करनी होगी? स्टैंपिंग करनी होगी। कई बार ये पूछा गया सवाल है। बेंडिंग तो हर किसी को पता है। बेंडिंग का मतलब क्या है? किसी भी सीट मेटल को बेंड करना डिजायर्ड शेप में, 90 डिग्री में, नॉन 90 डिग्री, कुछ भी हम बेंड कर सकते हैं। फॉर्म मेटल इनटू डिजायर्ड शेप यूजिंग द प्रेस ब्रेक। तो ये बात ध्यान रखना कि इसमें हम प्रेस का इस्तेमाल करते हैं। प्रेस क्या होती है? बड़ी सी मशीन होती है। ठीक है, बड़ी सी मशीन होती है। अगला डिप ड्राइंग क्या होता है? स्ट्रेच्ड मेटल इनटू कॉम्प्लेक्स शेप। अगर किसी भी मेटल को हमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स शेप देना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसको डिप ड्राइंग करना होगा। और यही एग्जैक्ट स्टेटमेंट जो है कई बार आपको देखने को मिलेगा, PYQ लगाते होंगे तो आपको ये आइडिया लग रहा होगा। लेज़र कटिंग क्या होता है? आप जानते हैं हम लेज़र का इस्तेमाल करते हैं। लेज़र क्या होता है? एक लाइट होता है, बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी वाला लाइट होता है, जिसको हम किसी भी मेटल के सरफेस से पास करेंगे तो वहाँ से वो उसको कट कर देगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लेज़र कटिंग। और लेज़र कटिंग की जो मशीन होती है उसको बोलते हैं लेज़र मशीन। लेज़र मशीन बहुत महंगे महंगे मशीन आते हैं भैया, आपने देखे होंगे। अगर कोई आप में से किसी ने फैक्ट्री को विजिट किया होगा तो आप में से ज़रूर किसी न किसी ने लेज़र मशीन को देखा होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे फिगर नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि देखो ये वाला जो टॉपिक है ना सीट मेटल वाला, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा सा चीज़ें याद करनी होती हैं, थोड़ा सा चीज़ों को समझना होगा। ठीक है ना, और ये बिल्कुल अच्छे तरीके से समझना होगा, ऐसे ही समझना होगा। ठीक है, बाकी समझाने का जिम्मेदारी मेरा है, आप हमारे साथ बस बने रहेंगे। देखो, तो हाई एनर्जी लेज़र बीम, हम हाई एनर्जी लेज़र बीम, बीम का मतलब होता है लाइट, तो हाई एनर्जी लेज़र लाइट का इस्तेमाल करते हैं प्रिसीजन कटिंग के लिए। बहुत जितना हमें चाहिए होगा उतना ही एग्जैक्ट कटिंग करेगा ये।
वेल्डिंग क्या होता है आप सभी बच्चे जानते हैं, ज्वाइन करते हैं शीट मेटल को, ठीक है, हीट का इस्तेमाल करते हैं। और प्लाज्मा कटिंग क्या होता है अभी, तो इसमें हम आयोनाइज्ड गैस, काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर वाली गैस का इस्तेमाल करते हैं और बहुत ज़्यादा थिक शीट मेटल को भी हम काट सकते हैं। मतलब थिक मेटल को काटना है तो हमें प्लाज्मा कटिंग करना पड़ेगा। क्लियर है सभी को? यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है क्या? एक बार सभी बच्चे जिनका क्लियर होते जाए तो वो कमेंट बॉक्स में हमें बताते चलेंगे कि हाँ सर हमें क्लियर हो रहा है, चीज़ें समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आप जो है फीडबैक हमें ज़रूर देंगे, आपका आईसी इंजन का ई बुक कैसा लगा। एप्लीकेशन ऑफ सीट मेटल, ये जो सीट मेटल्स होते हैं इनको हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में। हालांकि ये सबसे लास्ट वाला टॉपिक होता है, इसमें हम डिटेल में सीखेंगे, लेकिन फिर भी मैं एक बार थोड़ा सा आपको बता दूं, जैसे ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ में, कार के बॉडीज़ में, फ्यूल टैंक्स में, हर जगह पे आप देखने को मिल सकता है। एरोस्पेस में करते हैं भी, एयरक्राफ्ट बनाने में, विंग्स बनाने में, कंपोनेंट्स बनाने में, हर जगह पे इस्तेमाल होता है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जैसे रूफिंग सीट्स के लिए, स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स के लिए, हर जगह पे इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे इनक्लोजर्स, ट्रांसफार्मर, सर्किट बोर्ड्स। कुछ भी मैन्युफैक्चर करना है तो हमें कहीं ना कहीं सीट की आवश्यकता पड़ेगी, सीट मेटल की आवश्यकता पड़नी ही पड़नी है ना। बिल्कुल। हाउस होल्ड हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, ओवंस हो गए, ये सब चीज़ किससे मिलके बनी है भैया? ये सब चीज़ मिलके किससे बनी है? सीट मेटल से ही तो बनी है। क्या इसमें किसी को कोई शक है? नहीं। एडवांटेज क्या है सीट मेटल का, देखना ज़रा। हाई स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है, ड्यूरेबल होता है। ड्यूरेबल मतलब ज़्यादा समय तक चलना, ठीक है। लाइट वेट का होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड मेटल। अगर कोई बहुत बड़ा भारी सा सॉलिड मेटल लाएंगे और वहीं पे एक सीट ले आएंगे तो बताओ दोनों में कितना ज़्यादा फर्क है भाई, ये कितना हल्का होगा, कितना भारी होगा, देख लो। ईजी टू फैब्रिकेट इनटू द वेरियस शेप, हमें जो भी शेप बनाना है, हमें मान लो कल को ये ऐसी डब्बा बनानी है तो हम ऐसी डब्बा बना लेंगे, कल को हमें ऐसा बनाना है तो हम ऐसा बना लेंगे, कल को हमें ऐसा कुछ बनाना है तो हम ऐसा कुछ बना लेंगे। मतलब एवरी डिजायर्ड शेप कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द सीट मेटल। मतलब सीट मेटल का इस्तेमाल करके हम हर वो डिजायर्ड शेप को बना सकते हैं, तो ये एक इसका एडवांटेज है। कॉस्ट इफेक्टिव मास प्रोडक्शन है, मतलब काफ़ी कम सस्ते में हम ज़्यादा प्रोडक्ट बना सकते हैं, इसका कहने का मतलब ये है। कैन बी कोटेड और ट्रीटेड फॉर इनहेंस्ड प्रॉपर्टीज, मतलब इनको हम कोटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और सॉरी कोट कर सकते हैं इनको, और फिर इनको हम ट्रीट कर सकते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज को इंक्रीज कर सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू यूज हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सीट मेटल का कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, क्या क्या होते हैं जरा एक बार देख लेते हैं। इसको प्रोन टू क्रोजन इफ अनट्रीटेड, मतलब ये है कि अगर आप इसको फैक्ट्री में ला के और महीने 2 महीने तक रख लोगे तो क्या हो जाएगा, ये क्रोजन लग जाएंगे, जंग लग जाएंगे। और एक बार जंग लग गया तो आपका पूरा का पूरा सीट मेटल क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सीट मेटल खराब हो जाएगा। उसके बाद रिक्वायर स्पेशलाइज्ड टूल फॉर द फैब्रिकेशन, मतलब आप इससे डिजायर्ड शेप बना तो लोगे, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसके लिए एक स्पेशल टाइप का इक्विपमेंट लगेगा। हर फैब्रिकेशंस में अलग अलग डाइज इस्तेमाल होते हैं। ये डाइज क्या होते हैं, टूल्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें धीरे धीरे हम सीखेंगे। हर एक क्लास में कुछ ना कुछ चीज़ें सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। थीन सीट में डिफॉर्म अंडर द हाई लोड, मतलब अगर बहुत ज़्यादा लोड का इस्तेमाल करना है तो वहाँ पे हम सीट मेटल का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि सर ये हाई लोड को ना आसानी से झेल नहीं पाता है। कैन बी एक्सपेंसिव डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल, मतलब अब वो मटेरियल पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी सीट ले रहे हो, और ये बहुत ज़्यादा महंगा भी हो सकता है, ठीक है ना। जैसे स्टेनलेस स्टील लोगे तो काफ़ी महंगा पड़ेगा, ठीक है। सरफेस फिनिशिंग ऑफ सीट मेटल, मतलब अगर हम किसी सीट मेटल का सरफेस फिनिश करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, ज़रा देखिए। इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। उसके बाद क्या है, पाउडर कोटिंग। उसके बाद क्या है, एनोडाइजिंग। और उसके बाद क्या है, पॉलिशिंग। तो ये 4 प्रोसेस जो हैं, दिस प्रोसेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, हम किसी भी मेटल का कोटिंग कर देते हैं, थिक लेयर बना देते हैं, जिससे हमारा जो सीट का मेटल है वो ख़राब नहीं हो। जैसे ये हमारा सीट मेटल था, इस पर हमने क्रोमियम की प्लेटिंग कर दी। प्लेटिंग कैसे करी जाती है, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल होता है, इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे टॉपिक के अंदर, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं और क्रोमियम का एक लेयर, पतला सा लेयर चढ़ा देते हैं ताकि इसके अंदर कोई जंग न लगे। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इससे हमने किया क्या, उसके सरफेस को फिनिश कर दिया, जिससे कि उसके सरफेस पे कोई जंग नहीं लगेगी, ठीक है। उसके बाद पाउडर कोटिंग, मतलब
अगर हम किसी मेटल को वैसे ही छोड़ देंगे तो क्या होगा, कुछ समय के बाद उसमें जंग लग जाएगी। जैसे ये हमने डब्बा बना लिया है ना, और डब्बे को हमने वैसे ही एयर में छोड़ दिया, तो कुछ समय के बाद क्या होगा, जंग लग जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम इस पे क्या करते हैं, पाउडर की कोटिंग कर देते हैं, कोई सा भी पाउडर की कोटिंग कर देते हैं, जिससे ये खराब नहीं होता है। ठीक है, तो स्प्रेइंग पाउडर, पेंट और हीटिंग फॉर द ड्यूरेबिलिटी। एनोडाइजिंग क्या होता है, ऑक्साइड लेयर का फॉर्मेशन कर देते हैं एल्यूमिनियम का, किसके लिए, कोरोजन से बचने के लिए। सिंपल सी बात है, हमने क्या करेंगे, इस पे हम एल्यूमिनियम का पतला सा लेयर चढ़ा देंगे, जिससे क्या होगा, जिससे क्या होगा, जिससे वो कोरोजन से बच जाएगा। सर ये काम तो हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी करी थी, बिल्कुल करी थी, लेकिन यहाँ पे हम क्रोमियम का करते हैं और यहाँ पे हम एल्यूमिनियम का करते हैं। पॉलिशिंग तो हर किसी को पता है, इनहेंस द स्थेटिक अपीयरल, है ना, अपील और स्मूथनेस। तो अगर कोई मान लेते हैं कि हमने फैब्रिकेशन किया है, फैब्रिकेशन मतलब हमने कोई चीज़ बनाई है, अब वो बहुत सुंदर दिखे, इसके लिए क्या ज़रूरी है कि बिल्कुल सरफेस स्मूथ होनी चाहिए। तो सरफेस स्मूथ जो है वो कैसे बनेगी, बाय द प्रोसेस कॉल्ड पॉलिशिंग। तो हम उसको पॉलिशिंग करेंगे, जैसे अपने जूता पॉलिश करते हैं ना, तो जूता पॉलिश करने से क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा वो चमकने लग जाता है। तो वही कहने का मतलब है कि वो स्मूथनेस देगा, स्टैटिक अपील देगा, ये चीज़ें करने के लिए हम पॉलिशिंग करेंगे। दिस ऑल प्रोसेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा सीट मेटल का, मतलब अगर मान लो कि मैं एक ऑनर हूँ सीट मेटल फैब्रिकेशन का, और मुझे सीट मेटल से कुछ चीज़ें बनानी है, तो मैं सीट मेटल का सिलेक्शन कैसे करूँगा, मैं कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखूँगा। सबसे पहले अप्लीकेशन रिक्वायरमेंट, मतलब उसका इस्तेमाल हम कहाँ करने वाले हैं। जैसे उसका इस्तेमाल एरोप्लेन बनाने के लिए करना है तो उसके लिए अलग मटेरियल चाहिए होगा, उसका इस्तेमाल किसी डब्बे को बनाना है तो अलग करना पड़ेगा। मतलब ये है कि हम उसका यूज़ अपने लाइफ में कहाँ करने वाले हैं, उसके हिसाब से हम उसको चूज करेंगे। जैसे उसकी स्ट्रेंथ कितना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी कितना चाहिए, और कोरोजन रेजिस्टेंस कितना चाहिए। फिर कई बार ऐसा होता है कि घर में इस्तेमाल करना होता है, तो घर में थोड़ी सी वाटर की मॉइस्चर कम होती है, तो वहाँ पे जंग लगने की संभावना कम होती है, तो वहाँ पे हम थोड़ी सी लो कॉस्ट वाले मेटल भी इस्तेमाल कर लेते हैं। कॉस्ट कंसिडरेशन, मतलब दुकान पे जाते ही आप क्या सोचोगे, भैया जितना सस्ता हो सके उतना हो जाए, लेकिन 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 वो आपका एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है। अब आप जैसे एरोप्लेन बना रहे हो तो उसमें कॉस्ट इफेक्टिव आप नहीं कर सकते हो, मतलब सस्ती चीज़ें नहीं यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो उसमें खतरा ज़्यादा है। लेकिन आप घर में कुछ चीज़ें बना रहे हो तो चलो भाई सस्ता बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है, कर लिया। तो उसके हिसाब से देखना पड़ेगा कि आपका बजट क्या है, ठीक है, और बल्क प्रोडक्शन कितनी है। अगर ज़्यादा प्रोडक्शन होगी तो थोड़ी कॉस्ट कम आ जाएगी। फैब्रिकेशन कैम्पेटेबिलिटी, मतलब फैब्रिकेशन कितना आसानी से हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, इसके लिए। वेल्डिंग, कटिंग और बेंडिंग कितना आसानी से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, मतलब जो हम फैब्रिकेशन करने वाले हैं तो उसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कितना होगा, इस चीज़ का ध्यान रखते हुए हम एक सीट मेटल को चूज करेंगे। तो ये क्लास था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ सीट मेटल, जिसके अंदर हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले सीट मेटल क्या होता है, सीट मेटल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, फिर सीट मेटल के ऊपर हम कौन कौन सी चीज़ें करते हैं, प्रोसेस क्या क्या होती है। उसके बाद फिर हमने सीखा सरफेस को कैसे फिनिश किया जाए, सीट मेटल का एडवांटेज क्या है, सीट मेटल का डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। और हमने एक पॉइंट सीखा था ना, और हमने एक पॉइंट सीखा था, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ठीक है, कि सीट मेटल का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसा होगा। टाइप्स ऑफ सीट मेटल सीख लिया, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब अगली क्लास में जो है आपको क्या मिलेगा, अगली क्लास में हम सीखेंगे कि कौन कौन से मेटल्स जो होते हैं वो सीट मेटल के लिए इस्तेमाल होते हैं, कौन कौन से मटेरियल इस्तेमाल होते हैं, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे फोर्ज क्या होते हैं, स्टील क्या होता है, ब्रॉन्ज क्या होते हैं, टाइटेनियम का हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। दिस ऑल थिंग्स आर गोइंग टू बी हैपन इन क्लास नंबर 3। तो बी कंटिन्यू एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए। मैं देख पा रहा हूँ आप सभी बच्चों का सहयोग थोड़ा सा कम हुआ है, प्लीज़ प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जितना ज़्यादा हो सके आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। और ई बुक के बारे में हमें नीचे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर हमने परचेज़ किया है और वो आपको पढ़ने के बाद कैसा लगा, इसके बारे में हमें ज़रूर फीडबैक बताएं, ताकि जो नए बच्चे हैं जो सोच रहे हैं कि हमें परचेज़ करना है तो वो भी उस चीज़ को फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नए क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड कुछ न कुछ सीखते रहिए। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।